2020 का सेट 1 एक्सियस जिसका कोड नंबर है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बताया भी था कि हम 2020 के सेट से सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा ऑप्शनल में, वो सबसे पहले लिखा हुआ है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है वेबर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट मीटर या न्यूटन पर कूलॉम। वेबर, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। कौन सा पार्ट सही मिलेगा आपको? तो आप इसको कैसे लिखोगे? बस ऐसे लिख देना है वेबर, बस। तो क्वेश्चन नंबर 1 के का आंसर क्या होगा? फर्स्ट पार्ट सही होगा और वेबर उसका जवाब लिखा हुआ है उस पे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 खा। क्वेश्चन नंबर 1 खा में है, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है। 24 ओम प्रतिरोध का पूरा तार है, उसको हम एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ देते हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों। किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित होता है। देखो, ऑप्शनल क्वेश्चन है, सॉल्व करके नहीं दिखाना है आपको। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम कहीं और रफ में कर लेंगे और यहाँ आंसर नोट कर देंगे आके। देखिए, इसका एक समबाहु त्रिभुज बना दिया गया है। टोटल वायर कितने ओम प्रतिरोध का था? 24 ओम का। अगर बराबर बराबर भुजाओं में आप इसको त्रिभुज बना देंगे तो हर भुजा का प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 8 ओम, 8 ओम, 8 ओम। ये बात समझ आ गई? अच्छा, क्यों? क्योंकि टोटल जो कंडक्टर था हमारे पास या रेसिस्टेंस वायर था वो 24 ओम का था। समबाहु त्रिभुज बना दिया तो हर भुजा का प्रतिरोध 8 ओम, 8 ओम, 8 ओम हो जाएगा। अब उन्होंने बोला कि इन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित में से क्या होता है। कोई भी दो शीर्ष ले लो, अगर हम इसको B मान लें, इसको A, इसको C मान देते हैं। ये A, B और ये C। कोई भी दो शीर्ष लेने हैं, हमने ले लिया एक A शीर्ष और एक ले लिया हमने B। तो A और B के बीच हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, अब आप सोचें A और B के बीच में, तो ये वाला 8 ओम और ये वाला 8 ओम। आप देखो जरा, हाँ, अगर हम इसको मॉडिफाइड फॉर्म में बना दें तो आपको नहीं लगता कि ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा? ये मॉडिफाइड फॉर्म में बन जाएगा। इधर की तरफ रहेगा A और इधर की तरफ कौन रहेगा? B। और यहां पर बीच में कौन आ जाएगा? C। ये भी 8 ओम है, ये भी 8 ओम है और ये भी 8 ओम है। ठीक है, अब आप देख लो, चेक करो ऐसे ही मिलेगा कि नहीं। अब इसको देखकर आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि ये 8 और 8 ओम कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना बनेगा? R1 प्लस R2 कर देंगे सीधे। तो R1 प्लस R2 करोगे तो 8 और 8 कितने हो गए? 16। अब 16 और 8 ओम कौन से क्रम में है? तो ये दोनों कौन से क्रम में सॉल्व किए गए? तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 16 ओम। और 16 और 8 ये दोनों समांतर में हल किए जाएंगे। तो समांतर में तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र क्या होता है? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस, अगर दो प्रतिरोध हैं तो अभी दो ही हैं, तो 16 इंटू 8, क्योंकि 16 ओम और 8 ओम यही तो दोनों समांतर में है। 16 इंटू 8 अपॉन 16 प्लस 8, 16 इंटू 8 अपॉन 24, ये 4 जार 16, 4 6 जार 24, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, अब 4 4 जार 16 अपॉन 3 ओम। तो हमारे इस किन्हीं दो शीर्षों के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है वो 16/3 ओम आया। कौन सा पार्ट सही निकला? दूसरा पार्ट सही निकला। तो कैसे हमको लिखना है? ऐसे हमको लिखना है, देखो 16/3 ओम, इस तरह से।
बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के का जवाब, क्वेश्चन नंबर 1 के का जवाब, वो आप रफ में कर लेंगे, मैंने करके दिखा दिया है कि कैसे आएगा आंसर। फिर एक लाइन छोड़ दीजिए और इसके बाद यहां क्वेश्चन नंबर 1 गा करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 गा में क्या है देखो, पढ़ते हैं हम, आप ध्यान से सुनिए। लिखा है एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R इज इक्वल टू 100 ओम, ये भी एक न्यूमेरिकल है, तो इसको भी हम लगा के आपको दिखाते हैं, वहां हम केवल आंसर लिख देंगे इसका। ये आपका रफ वर्क रहेगा। प्रत्यावर्ती परिपथ में R इज इक्वल टू 100 ओम, तो R यानी कि प्रतिरोध, XL इज इक्वल टू 200 ओम, XL इज इक्वल टू 200 ओम। XL मीन्स, XL क्या होता है बताइए? प्रेरकीय प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसकी वैल्यू दी गई है 200 ओम। और XC धारितीय प्रतिघात, ये भी हमें दिया गया है 200 ओम। 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। ये श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती धारा सोर्स के साथ लगे हुए हैं। ये L है, ये C है और ये R है। XL की वैल्यू 200 ओम है, XC भी 200 ओम है और R की वैल्यू दी गई है 100 ओम। सॉरी, आरोपित वोल्टता तथा प्रवाहित धारा में कितना कलांतर होगा? आरोपित वोल्टता और प्रवाहित धारा में कलांतर, आप समझ सकते हैं, ये LCR सीरीज सर्किट है, समझ आया? और LCR सीरीज सर्किट में कलांतर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, याद है किसी को? बताइए, LCR सीरीज सर्किट में फेज डिफरेंस के लिए कोई फॉर्मूला है आपके पास? नहीं ध्यान है? चलिए हम बताते हैं, आप ध्यान से देखो। tan phi का फॉर्मूला हमारे पास है XL डिफरेंस XC अपॉन R। याद करिए, होता है कि नहीं होता ये? ठीक है। अब XL की वैल्यू कितनी है बेटा? देखो 200, XC 200, R 100, देन tan phi इज इक्वल टू 200 माइनस 200, 0, 0 अपॉन 100, 0, then tan phi is equal to 0, and if tan phi is equal to 0, 0 means tan 0 का मान 0 होता है, तो phi की वैल्यू कितनी आ गई? 0 डिग्री। इसका मतलब है कि वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर कितने का मिलेगा आपको? 0 डिग्री का कलांतर मिलेगा। कौन सा पार्ट सही बनेगा? फर्स्ट पार्ट सही रहेगा। तो आंसर लिखने का तरीका देखिए, बस ऐसे, कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, ना क्वेश्चन नोट करना है, कुछ नहीं, केवल क्वेश्चन का एड्रेस कंप्लीट रखें आप बस, और बस इस तरीके से आपके जवाब लिखे जाएंगे। ये कैलकुलेशन सब आपके रफ के हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करके हमको शो नहीं करना रहता। बात समझ आ रही है आपको? लेकिन कहीं ना कहीं तो सॉल्व करोगे, आपको कैसे पता लगेगा कि आंसर क्या आएगा? इसलिए हमने करके आपको दिखा दिया। एक चीज और मैं इस क्वेश्चन में आपको बताना चाहता हूं, क्या आप सभी बच्चों को याद है, अगर LCR सीरीज सर्किट में XL की वैल्यू XC के बराबर होती है, LCR सीरीज सर्किट में अगर XL XC के इक्वल होता है, तो सीरीज सर्किट अनुनादी परिपथ कहलाता है, रिजोनेंट सर्किट कहलाता है। याद करिए, थोड़ा ध्यान आ रहा है कुछ? यदि LCR सीरीज सर्किट में XL बराबर XC हो तो वो श्रेणी अनुनादी परिपथ होता है, और श्रेणी अनुनादी परिपथ में जो कलांतर होता है वो 0 रहता है। तो चाहे आपको जैसे आपने देखा कि XL का मान XC के बराबर है, देखो जरा, है ना? तो जैसे ही आपने देखा that in this case XL is equal to XC, then you should understand that the phase difference between voltage and current will be 0 degree, means voltage and current will be in same phase.
इन सेम फेज, समान कला में होंगे दोनों। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों बराबर हो गए तो परिपथ का जो परिणामी वोल्टेज होगा वो सिर्फ प्रतिरोध के सिरों के बीच जो वोल्टेज रहेगा उसके बराबर आएगा। या हम यूं कह दें कि धारा और वोल्टेज के बीच का अंतर 0 डिग्री रहेगा। धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में रहेंगे। तो आप चाहे तो ये कुछ मत करते, आपको केवल इतना देखना रहता, बराबर है इसका मतलब सेम फेज में होंगे, तो 0 डिग्री टिक कर दिया। या तो आपने करके भी देख लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, आप जब करके देखोगे तो आपका 1-2 मिनट लग जाएगा, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए अगर आप ऐसे समझ लेते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, नेक्स्ट घा नंबर क्वेश्चन पे आइए। प्रश्न नंबर 1 का घा, ध्रुवण कोण अल्फा और क्रांतिक कोण बीटा में क्या संबंध है? वैसे तो ध्रुवण वगैरह हमारे सिलेबस में अब नहीं है ना, तो इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करते क्योंकि ध्रुवण हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए आप। 1 का अंगा, वैसे अगर आप करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं। ध्रुवण कोण अल्फा, देखिए ध्रुवण कोण अल्फा और माध्यम के अपवर्तनांक n में एक रिलेशन होता है, n = tan अल्फा, ठीक। और माध्यम का अपवर्तनांक n और क्रांतिक कोण में भी एक रिलेशन होता है। आप याद करिए, नीचे माध्यम अगर सघन है और ऊपर ये माध्यम विरल है, तो जब क्रांतिक कोण से हम किरण को आपतित करते हैं तो ये प्रकाश किरण ऐसे निकल जाती है सीधे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। याद आ रहा है आपको? तो सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक, सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, क्या होता है स्नेल के नॉल से? sin c/sin 90, sin c आ जाएगा। लेकिन हमें तो माध्यम का अपवर्तनांक चाहिए। अगर माध्यम का अपवर्तनांक चाहिए μdr, तो वो कितना आएगा? 1/sin c। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला पोलराइजेशन एंगल से मिलेगा और एक फॉर्मूला आपको इसी म्यू का मिलेगा 1/sin c। तो क्योंकि दोनों एक ही पदार्थ के अपवर्तनांक हैं तो दोनों आपस में बराबर रहने चाहिए। अगर आप बराबर कर देंगे तो आपको एक रिलेशनशिप मिलेगी, दैट विल बी tan अल्फा। sin c को बेटा यहां ले आइए, tan अल्फा इंटू साइन सी इज इक्वल टू 1। तो tan अल्फा इंटू क्रांतिक कोण को बीटा लिखा है ना इन्होंने, तो बस आप c की जगह बदल के क्या कर दो, तो tan अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन सही मिला? क्वेश्चन नंबर 1 घा आंसर कौन सा वाला सही है? फर्स्ट पार्ट सही है। तो tan अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट पार्ट भी लिख दिया और फर्स्ट पार्ट में जो आंसर है वो उसको भी नोट कर दिया हमने। इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 और यहां पर अंगा कर दिया। इसके बाद इसका आंसर नोट करेंगे। लिखा हुआ है एक ही वेग से गतिमान, मतलब समान वेग से गति कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किस कण की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी? दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला किसी को याद है? लैम्डा इज इक्वल टू h/p। और p क्या चीज होता है? संवेग। h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो अगर हम यहां से h/p की जगह पर क्या लिख सकते हैं? m × v। ठीक है, अब ध्यान से देखिए h कैसा है? कांस्टेंट। v उन्होंने बोल दिया कि दोनों जितने भी पार्टिकल सबका वेलोसिटी सेम है। अगर v कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, देन लैम्डा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ पार्टिकल। मास ऑफ पार्टिकल कण के द्रव्यमान के विलोमानुपाती है, तो लैम्डा किसका ज्यादा होगा? बड़ा ऑब्वियस सी चीज है कि लैम्डा उसका ज्यादा होगा जिसका द्रव्यमान सबसे
तो ये जितने भी पार्टिकल्स लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, इन सब में से सबका सबसे द्रव्यमान कम किसका? इलेक्ट्रॉन का। इसलिए इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा बताइए? फर्स्ट पार्ट इसका भी सही होगा। आंसर फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट में लिखा क्या है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी। तो इसका जवाब फर्स्ट पार्ट ये हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 चा। क्वेश्चन नंबर 1 चा, और हम इसका लिखेंगे आंसर। क्वेश्चन क्या है, फिर से ध्यान से सुनिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव वी नॉट के बीच खींचे गए ग्राफ की ढाल क्या होगी? हम इसको साफ कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव वी नॉट के बीच खींचे गए ग्राफ की ढाल, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं एक, आपने अगर मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है और क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ी है, तो बेटा आपको याद होगा, इधर हम x लेते थे, इधर y लेते थे। तो x और y कोऑर्डिनेट एक्सेस पर लाइन का एक फॉर्म होती थी, लाइन का एक रूप होता है, जिसे आप बोलते हैं रेखा का प्रवणता रूप, या ढाल अंतःखंड रूप भी उसको बोला जाता है। तो ढाल अंतःखंड रूप कैसा होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां पर ये होता है y एक्सिस, यहां x, और यहां पर होता है कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। उस वक्त x के साथ जो नंबर होता है उसी को बोला जाता है प्रवणता। याद आया सबको? ठीक है। इसी बेसिस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम करेंगे ये, क्या आपको आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण याद है? प्रकाश विद्युत समीकरण जो पढ़ी है वो क्या पढ़ी हुई है, याद है किसी को? हाँ, EV नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, प्रकाश विद्युत समीकरण। और इसमें भी ग्राफ किसके किसके बीच बनाया गया है? आवृत्ति न्यू और निरोधी विभव V नॉट के बीच ग्राफ बनाया गया है। ये आवृत्ति के लिए है और ये निरोधी विभव के लिए है, V नॉट, ठीक है। इनके बीच एक ग्राफ बनाया गया है, उसी की ढाल आपको चाहिए। आपको नहीं लगता कि अगर हम इस इक्वेशन को इस टाइप का बना लें तो उसमें जो ये वेरिएबल के साथ नंबर है, ये नंबर प्रवणता बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप सोचो, ये y है, ये x है, तो इस इक्वेशन में आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे केवल कौन है? तो हमारी इस इक्वेशन में भी लेफ्ट हैंड साइड पे केवल कौन होना चाहिए? V नॉट रहना चाहिए केवल। तो E को उधर भेजिए, आप पूरी इक्वेशन को E से डिवाइड कर दीजिए। तो H अपॉन E इंटू न्यू माइनस H अपॉन E इंटू न्यू नॉट, ठीक है। ओ सॉरी, E यहां पर आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो टर्म आप देख रहे हैं, ये टर्म देख रहे हैं कुछ? H क्या है बताइए? प्लैंक्स कांस्टेंट, तो नियतांक है। न्यू नॉट देहली आवृत्ति, ये भी एक कांस्टेंट है, ये तो बदलता नहीं ना। एक मेटल के लिए तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम होती है। और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये भी तो कांस्टेंट रहता है। तो ये पूरा का पूरा टर्म कैसा है? कांस्टेंट है। ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। और अब आप यहां पर देखें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का आपको दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहां प्रवणता कौन हो सकता है? H अपॉन E प्रवणता होगी। तो इन्होंने जो बोला था खींचे गए ग्राफ की ढाल क्या होगी, तो खींचे गए ग्राफ की ढाल H अपॉन E के बराबर होगी। आप मैच करिए, देखो इसकी जगह ये आ गया, आवृत्ति इसकी जगह आ गई, बिल्कुल यही वाला नक्शा आ गया इसमें। अगर यही वाला नक्शा आ गया
तो यहां जो नंबर न्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन में है वो वही चीज क्या चीज है, ढाल है। तो हमारा जवाब क्या बन जाएगा 1 चाका, ये हमारा जवाब बन जाएगा बी, सेकेंड पार्ट सही जवाब है H/E। ठीक, इस तरह से पहला क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है। आप नोट करिए, इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का में लिखा हुआ है अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा दीजिए। अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, मैं आपको बताऊं। अवतल लेंस में ये है अवतल लेंस, सॉरी अवतल लेंस है, तो ये हमने गलत बना दिया है। ये अवतल लेंस है और ये अवतल लेंस की क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक है, थोड़ा सा याद करें। उत्तल लेंस के बारे में मैं आपको याद दिलाता हूं। प्रथम फोकस किसको कहते हैं, तो मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जिससे अगर लाइट रेज चलती हैं तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। ये वाला पॉइंट अगर थोड़ा इधर ले लेंगे आप या थोड़ा पीछे कर देंगे तो फिर यहां से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आएंगी। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को क्या बोला जाता है, प्रथम मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस की पहचान ये है कि किरणें अपवर्तन के बाद कैसी रहनी चाहिए, समांतर। इसमें हम कैसे किरणों को भेजें ताकि अपवर्तन के बाद सभी किरणें समांतर रहें, उसके लिए मुझे यहां पर इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु ऐसा होता है जिसकी तरफ निशाना लगा के हमको भेजना पड़ता है। अगर उस बिंदु की तरफ निशाना लगा के आप भेजते हैं तो ये किरणें लेंस पर जाती हैं, अपवर्तन होता है और ये ऐसे समांतर हो जाती हैं। तो उस दशा में ये वाले पॉइंट को प्रथम मुख्य फोकस कहा जाता है। अब आप परिभाषा बना सकते हैं। क्या परिभाषा बनेगी, अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, देखो अगर ये लेंस ना होता तो इसी बिंदु की ओर तो लाइट रेज जा रही थी। तो मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। चलिए लिखिए सभी लोग। आप हेडिंग क्या डालेंगे, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, ये हेडिंग आप डालेंगे और इसके बाद इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु, अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। बस इतनी सी डेफिनेशन आपको लिखनी है और ये आप फिगर बना सकते हैं।
ये अवतल लेंस है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु तथा अर्धायु में संबंध लिखिए। बेटा ये फिर रेडियो एक्टिविटी से है, तो ये 2021 के सिलेबस से बाहर है, तो इसको नहीं करेंगे। अगला सेकंड का गा नंबर है, देखो प्रश्न नंबर 2 गा। क्वेश्चन नंबर 2 गा। अब इसका आंसर यहां करना है हमको। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि प्रकाश वैद्युत कार्य फलन का अर्थ समझाइए। तो आप सभी लोग जानते हैं और हम यहां पर इसको लिखते हैं, देखो प्रकाश वैद्युत कार्य फलन, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। क्या होता है प्रकाश वैद्युत कार्य फलन? आपने देखा कि किसी भी धातु के पृष्ठ पर आपतित होने वाली वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवा दे, उसे हम बोलते हैं प्रकाश वैद्युत कार्य फलन। और हर मेटल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग रहती है। बस किससे प्रदर्शित करते हो इसको? फाई से। नोट कर लेते हैं। तो क्या परिभाषा बनाएंगे? किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित वह न्यूनतम ऊर्जा जो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा दे। किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित वह न्यूनतम ऊर्जा जो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा दे, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन। एक बार मैं फिर से चेक कर लूं। किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित वह न्यूनतम ऊर्जा जो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा दे, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन, उस धातु की प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहलाती है। उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश वैद्युत कार्य फलन एक ऊर्जा है और वो न्यूनतम ऊर्जा जो धातु के पृष्ठ पर गिरे और वहां से इलेक्ट्रॉन केवल निकाल दे। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाए, उनके पास ऊर्जा होती नहीं होती हमें फर्क नहीं पड़ता, केवल बाहर निकल के आ जाए बस। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। यहां पर फाई क्या चीज है? ये धातु का कार्य फलन है, ठीक। एच क्या चीज है? ये प्लांक नियतांक है और इसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। और ये न्यू नॉट क्या चीज है? न्यू नॉट है देहली आवृत्ति, ठीक है। ये प्रकाश वैद्युत कार्य फलन के बारे में कंप्लीट हुआ। आगे अंगा नंबर क्वेश्चन पे आप देखिए 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 हम इधर बताते हैं। ये 2 का गा था ना, ओ सॉरी 2 घा भी बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 घा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 घा में क्या है बेटा? क्वेश्चन लिखा हुआ है
वॉटहीन धारा का क्या अर्थ है? वॉटहीन धारा से क्या अर्थ है ये आपको बताना है। वॉटहीन धारा, इसे अंग्रेजी में वॉटलेस करंट कहा जाता है। वॉटलेस करंट क्या होती है वॉटहीन धारा? सुनिए, अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व है या शुद्ध धारिता है तो उसमें वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर कितना रहेगा? 90 डिग्री। वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर कितना होगा? 90 डिग्री। अगर शुद्ध प्रेरकत्व है तो वोल्टेज धारा से 90 डिग्री आगे रहेगा, अग्रगामी, और अगर धारिता है तो वोल्टेज धारा से 90 डिग्री, लेकिन कलांतर दोनों दशाओं में कितना रहेगा? 90 डिग्री। अब ऐसी सिचुएशन पे अगर हम परिपथ की औसत शक्ति क्षय सॉल्व करें, औसत शक्ति क्षय का सूत्र आपको याद है? P बार वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो फाई का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। अगर फाई 90 डिग्री है तो यहां 90 डिग्री लिखो। कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0। और अगर कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई तो बेटा ये सब मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? 0। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय परिपथ में धारा तो बहेगी लेकिन परिपथ में औसत शक्ति क्षय 0 होगा। परिपथ में एनर्जी व्यय नहीं होगी। तो उस समय जो धारा बहती है परिपथ में, उस धारा का नाम हम रख देते हैं वॉटहीन धारा। समझ आया कुछ आपको? तो ठीक है, इसको हम लोग एक लाइन में जरा नोट कर लेते हैं डेफिनेशन इसकी। ठीक है, तो लिख देते हैं परिभाषा इसकी। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता होती है, या जब कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता वाला होता है, आप जो लैंग्वेज में लिख दे, होती है, तो परिपथ के परिणामी वोल्टेज V तथा धारा I के बीच कलांतर कलांतर को कैसे लिखते हैं? फाई 90 डिग्री होता है। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता होती है तो परिपथ के परिणामी वोल्टेज V तथा धारा I के बीच कलांतर फाई 90 डिग्री होता है। इस दशा में परिपथ में औसत शक्ति व्यय P बार इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई से इस फॉर्मूले को लगाएंगे और फाई की जगह 90 डिग्री लिखेंगे। तो P बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। cos 90 का मान 0 होता है ना। P बार इज इक्वल टू 0 होगा, अर्थात यद्यपि परिपथ में धारा बहेगी,
परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, अर्थात यद्यपि परिपथ में धारा प्रवाहित होती है परंतु फिर भी परिपथ में औसत शक्ति क्षय शून्य होता है। परिपथ में औसत शक्ति क्षय शून्य होता है। इस धारा को ही, मतलब उस समय जो सर्किट में करंट बहेगी उसको बोलेंगे वाटहीन धारा। इस धारा को ही वाटहीन धारा कहा जाता है। सर्किट में करंट तो फ्लो हो लेकिन परिपथ में औसत शक्ति व्यय 0 हो जाए तो ऐसी वाली करंट को बोलेंगे वाटहीन धारा। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं। लिखा है कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता होती है तो परिपथ के परिणामी वोल्टेज V और धारा I के बीच कालांतर फाई का मान 90 डिग्री होता है। इस दशा में परिपथ में औसत शक्ति व्यय P बार इज इक्वल टू 0 होगा, अर्थात यद्यपि परिपथ में धारा प्रवाहित होती है परंतु फिर भी परिपथ में औसत शक्ति क्षय शून्य होता है। इस धारा को ही वाटहीन धारा कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाटहीन धारा हो गई 2 का घा। इसके बाद आप नोट करिए, अभी और हम देखते हैं इसको। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 अंगा, इसमें लिखा है विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। आपको केवल विभव प्रवणता की परिभाषा देनी है। तो 2 अंगा में आंसर लिखेंगे विभव प्रवणता। ये हेडलाइन बनाएंगे, हेडिंग, और इसके बाद विभव प्रवणता की परिभाषा लिखनी है। क्या होती है विभव प्रवणता की परिभाषा? आपको याद है, अगर आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं तो विभव घटता है कि बढ़ता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव का मान घटेगा या बढ़ेगा? आंसर है घटेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव की वैल्यू घटती है। तो जब हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं तो विभव का मान घटता है, और ऐसी हालत में अगर हम 1 मीटर डिस्टेंस चलते हैं, 1 मीटर डिस्टेंस, तो विभव में जितनी कमी आती है, विभव में जितनी गिरावट आती है, उसी को हम बोल देते हैं कि विभव प्रवणता है ये। ठीक है, तो क्या परिभाषा बनाएंगे? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव का मान घटता है, एकांक दूरी चलने पर विभव में जितनी गिरावट होती है उसी को हम विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगी परिभाषा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव का मान घटता है। एकांक दूरी चलने पर विभव के मान में एकांक दूरी चलने पर विभव के मान में जितनी गिरावट होती है उसे उस वैद्युत क्षेत्र की विभव प्रवणता कहते हैं। उससे उस वैद्युत क्षेत्र की विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता
कहते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? विभव प्रवणता आप लिख सकते हैं, क्योंकि एकांक दूरी चलने पर विभव में जितनी गिरावट होती है उसे विभव प्रवणता कहते हैं। हमने मान लिया कि डेल्टा x दूरी चलने पर विभव में गिरावट डेल्टा v होती है, तो एक दूरी चलने पर विभव में गिरावट कितनी आएगी? डेल्टा v अपॉन, और क्योंकि जब हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं तो विभव में गिरावट आती है, इसलिए हम इसके आगे क्या लगा सकते हैं? माइनस साइन यूज कर सकते हैं। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट। विभव प्रवणता को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए, और कुछ करना नहीं है आपको, तो बस परिभाषा देके हमारा ये जवाब हो जाएगा। फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ करके हम यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 4, और यहां पर हम इसका जवाब लिखेंगे। क्या है 2 का 4? देखिए, चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता, हेडिंग बना लेंगे हम इसको, चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता। करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्या होती है करंट सेंसिटिविटी? मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम 1 एम्पियर करंट को फ्लो होना अलाउ करेंगे। कितनी करंट फ्लो होने देंगे? 1 एम्पियर। जब आप 1 एम्पियर करंट को फ्लो होना अलाउ करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका जो पॉइंटर लगा हुआ है, संकेतक, वो थोड़ा सा विक्षेपण आएगा, उसमें कुछ डिफ्लेक्शन आएगा उसमें। मान लिया फाई एंगल का डिफ्लेक्शन आएगा, फाई। तो 1 एम्पियर करंट से गैल्वेनोमीटर का संकेतक में जितना विक्षेप आता है उसे ही हम उस चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। बात समझ आ रही है आपको? तो ये चीज आपको थोड़ा याद रखनी है। तो अब इसकी हम परिभाषा बना सकते हैं। क्या बनेगी परिभाषा? कि चल कुंडली धारामापी में एकांक धारा से जितना विक्षेप उत्पन्न होता है उसे चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता कहा जाता है। तो यहां लिखेंगे चल कुंडली धारामापी में एकांक धारा से जितना विक्षेप उत्पन्न होता है, विक्षेप को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डिफ्लेक्शन। तो चल कुंडली धारामापी में एकांक धारा से जितना विक्षेप उत्पन्न होता है, जितना विक्षेप उत्पन्न होता है उससे चल कुंडली धारामापी, उसे चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता कहते हैं। उसे चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता कहते हैं। आप सभी बच्चों को अगर याद होगा तो ये भी ध्यान होगा कि धारा सुग्राहिता को IS से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट सेंसिटिविटी होती है ना, तो IS से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे IS से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो IS का अपना एक फॉर्मूला बनता है, IS इज इक्वल टू फाई अपॉन I। ठीक है, एकांक धारा से जितना डिफ्लेक्शन आएगा। अब फाई की वैल्यू क्या होती है?
याद करिए थोड़ा सा, परंतु फाई की वैल्यू है एन आई ए बी अपॉन के, ये फाई की वैल्यू है। तो अगर फाई की जगह पर हम ये लिखेंगे, या आप यूं कर लें फाई अपॉन आई की वैल्यू निकाल लें, आई यहां लेते आइए तो फाई अपॉन आई आ जाएगा। आई एस का मान कितना निकलेगा, एन इंटू ए इंटू बी अपॉन के। यहां पर एन क्या चीज है, कुंडली में फेरों की संख्या। आप इन सिंबल्स की मीनिंग बता सकते हैं। कुंडली में तार के फेरों की संख्या, और भी अच्छा होगा अगर आप पूरा ढंग से लिखेंगे, कुंडली में तार के फेरों की संख्या। कुंडली में तार के फेरों की संख्या। ए क्या चीज है, कुंडली का क्षेत्रफल। बी क्या चीज है बताइए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और के क्या चीज है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है। बस चल कुंडली धारा मापी किस धारा सुग्राहिता को हमने डिफाइन कर दिया। इस तरह से ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, 2 का 4 नंबर। ओके, अब इसे आप नोट कर लें, इसके बाद हम चलते हैं 3 के का पे। तो यहां पर लिख देते हैं प्रश्न नंबर 3 का। ठीक है, यहां इसका आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से सुनिए। एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जो है वो कैसा है, प्रेरकीय परिपथ है। ठीक है, प्रेरकीय परिपथ है यानी कि उसमें केवल प्रेरण कुंडली लगी हुई है। धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर क्या होता है, आप याद करिए और बताइए मुझे कि अगर एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है तो उसके सिरों के बीच वोल्टेज VL और धारा के बीच कालांतर क्या रहता है, 90 डिग्री, और वोल्टेज धारा से 90 डिग्री कला में अग्रगामी होता है। तो हम इसका जवाब लिखते हैं, देखो क्या लिखा है, एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर क्या होता है। तो हमने एक हेडिंग डाल दी यहां पर, क्या हेडिंग डाली, एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती, एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर, ये हमने हेडिंग बना दी उसकी। और अब आप सभी लोग जानते हो कि कालांतर कितना होता है, 90 डिग्री का कालांतर होता है, और वोल्टेज धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो लिख देंगे वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है, अर्थात कालांतर फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ये बात समझ आई सभी को। अच्छा, आगे लिखा हुआ इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। तो अब देखो ये एक पार्ट हुआ, अभी इसमें लिखा है इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। तो फिर से हम लिखेंगे इस परिपथ में, इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र, ये हमने हेडिंग बना दी। देखो
जो भी आप लिखें उसको एक अच्छे से हेडिंग बना के लिखें। तो इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र, क्या सभी बच्चों को याद है? प्रेरण प्रतिघात को किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्सएल से। तो प्रेरण प्रतिघात एक्सएल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एल। ठीक है, आप चाहें तो ओमेगा की जगह 2 पाई एफ बना सकते। तो एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, ये प्रेरण प्रतिघात का आपका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, ओके। इसका मात्रक क्या होता है? ओम। एफ क्या चीज है? प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। एल क्या चीज है? प्रेरण कुंडली का स्वप्रेरकत्व है। ये इनके मीनिंग है। समझ आ रहा है ना आपको? अच्छा, तो ये कौन सा क्वेश्चन हमने कर लिया? 3 का। आप इसे नोट करिए, इसके बाद 3 खा पे आते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 3 के खा में लिखा हुआ है तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये तरंग दैर्ध्य लैम्डा की वैल्यू हमको दी गई है 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर के फोटोन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करिए। आपको इस तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। क्या आपको फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला याद है किसी को? फोटोन की ऊर्जा, तो फोटोन की ऊर्जा की वैल्यू होती है hc/λ। ये वाले फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। तो एनर्जी इज इक्वल टू h, प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। c की वैल्यू, c इज स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸। लैम्डा इज गिवन 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। सॉल्व कर लीजिए। अगर हम इससे इसको डिवाइड कर दें तो ये 0.65, 6 30, 6 से फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, 6 6 36, कैरी 3, 36 और 3 39, 1 एंड 1, 2 नंबर पे पॉइंट इंटू 10⁻। ध्यान से देखिएगा, ये -7 ऊपर जाएगा, +7 हो जाएगा, +7 और +8 15, फिर -34 और +15 -19। और ये आंसर अभी आएगा बेटा आपका जूल में। बट हमको तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना है, तो जूल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो कर लीजिए। Therefore E is equal to 3.96 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब जब आप सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। एक नंबर पे पॉइंट यहाँ, एक नंबर पे पॉइंट यहाँ, इसको थोड़ा पीछे बढ़ा सकते हैं आप। अब इससे डिवाइड करेंगे तो 16 दूना 32, कितने बचेंगे? 7 बचेंगे, 76 हो जाएगा। ये 16 चौके 64, 13 बच गए, 64 और 76 थे तो 13 ही तो बचे। 16 8 128, 2 बच गए, बस ठीक है, बना रहने दीजिए इतना। तो 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी फोटोन की आपको मिलेगी। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 गा, इसको भी हम थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं ताकि ये भी कंप्लीट हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 3 गा आंसर लिखा हुआ है बेटा, यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो। क्या आपको याद है कि प्रिज्म कोण को कैसे प्रदर्शित करते हो? कैपिटल ए, और न्यूनतम विचलन कोण को डेल्टा एम। उन्होंने बोला दोनों बराबर हो, तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? प्रिज्म कोण इज इक्वल टू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। प्रिज्म कोण का मान न्यूनतम विचलन कोण के बराबर दिया गया है। ये ए क्या चीज है? ए है प्रिज्म कोण, और डेल्टा एम क्या है बेटा? ये है न्यूनतम विचलन कोण है। ठीक है, अब उन्होंने बोला बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। क्या किसी बच्चे को याद है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करिए। तो साइन डेल्टा एम भी तो ए के इक्वल है, तो हम डेल्टा एम की जगह भी क्या लिख देंगे? अब आप देखो, ये ए है, ये भी ए हो जाएगा, तो ए प्लस ए 2a, और 2a बाई 2 करेंगे तो ये साइन ए बचेगा अपॉन साइन ए बाई 2। नहीं समझ आया? हम रख के दिखाएं क्या इसको? अच्छा, अब आप मैथमेटिक्स में साइन ए का हाफ एंगल में फॉर्मूला होता है, याद करिए। वो फॉर्मूला होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, then sin a by 2 and sin a by 2, they will cancel each other, then the mu of material will be 2 cos a by 2. Okay, so this will be the refractive index of the material of the given prism, material of the given prism. Okay, so this is your question number 3 घा पे आप बेटा देखेंगे तो लिखा है तर्क द्वार के निर्गत y के लिए बूलियन व्यंजक ज्ञात करिए। एक गेट दिया गया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, एंड दिस इज आउट ऑफ आवर सिलेबस इन 2021। तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अभी हम लोग पहुंच जाएंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 4 पे, बट द क्वेश्चन नंबर 4 वी विल सॉल्व इट एट द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो आज हम इतना ही रखते हैं फिजिक्स में, चलते ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।